हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज हम बात करेंगे चार मेजर आर्टिकल की। पॉलिटी में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डे के बारे में। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में हम बात करेंगे असम टी सेक्टर के बारे में। तेजस के बारे में बात करेंगे बट बहुत कम बात करेंगे बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस आर्टिकल में से क्वेश्चन बनेगा। देन लास्ट में हम सिक्स जनरेशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए, 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाती है जो कि कैबिनेट मिशन के प्लान के ऊपर बेस्ड थी। इसमें क्या हुआ, जो प्रोविंशियल आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इनडायरेक्टली इन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट बने और बाद में प्रिंसली स्टेट्स ने भी इसको ज्वाइन करा। तो यहां से आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत होती है एंड 26 नवंबर 1949 को ये काम कंप्लीट होता है और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपका फोर्स में आता है 26 जनवरी 1950 में। तो यहां से आप कह सकते हो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमारी स्टार्ट हुई। तो बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जस्टिस एंड रिलीजियस फ्रीडम के हैं। अब जैसे अगर रिलीजियस फ्रीडम की बात की जाए तो हमारा सेक्युलरिज्म दुनिया के सभी सेक्युलरिज्म से अलग है। ना तो हम कोई रिलीजन एस्टैब्लिश करते हैं और ना ही स्ट्रिक्टली इससे सेपरेट होते हैं। हम इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं सभी रिलीजन की, जो कि आपको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 एंड 29 में देखने को मिलता है। मतलब साथ के साथ हम माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं एंड इवन यहां पे उनको अपनी रिलीजियस ऑटोनॉमी भी देते हैं। हमारे यहां पे इंडिविजुअल लिबर्टी से ज्यादा यहां पे कोशिश ये की गई है कि जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी या ग्रुप बेस्ड प्रोटेक्शन के ऊपर, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती थी अपने यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, उसको डिसमेंटल करने की बात की। जैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन करने की बात करता है एंड ऐसे ही हम कुछ ग्रुप्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन की बात की जाए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की बात की जाए, तो ऐसे भी इनेबलिंग प्रोविजंस को यहाँ पे बनाए। ऑल्दो लोग ये कहते हैं कि भी हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरो किया है, बट कहीं ना कहीं इसे ब्लेंड किया है इंडिया के कंटेक्स्ट के साथ एंड यहाँ पे सोशल हायरार्की को हमने रिकॉग्नाइज किया कि भाई स्टेट कई बारी ऑप्रेसिव हो सकती है, तो स्टेट की पावर को रिस्ट्रेन करना भी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। बट कहते हैं आज की डेट में कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने, जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं लिबर्टी के ऊपर एंड कहीं ना कहीं आज भी कॉलोनियल एरा के जो लॉ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में है आपके राइट बेस्ड गवर्नेंस के साथ। मोर ओवर आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है एंड डिस्पाइट इन चैलेंजेस के आप ये कह सकते हो कि फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इक्वालिटी को प्रमोट करने की, इंपावरमेंट को प्रमोट करने की एंड कोशिश ये करने की भाई कि हम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर सके एंड इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म को हम प्रमोट कर सकें, जो कि काफी सारी डेमोक्रेसी में आज भी आपको देखने को नहीं मिलता, जैसे पाकिस्तान। तो आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे असम टी के बारे में। क्लाइमेट चेंज की वजह से टी सेक्टर के ऊपर असर पड़ रहा है। देखो, असम 50% भारत की टी आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके ब्लैक टी का एंड 12 लाख से ज्यादा लोग इसमें टी सेक्टर में काम करते हैं। बट वह ये है कि आपकी जो टेम्परेचर है कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, रेनफॉल पैटर्न बहुत ज्यादा आप कह सकते हो इराटिक हो चुके हैं एंड सॉइल मॉइस्चर डिक्लाइन कर रहा है एंड कहीं ना कहीं जो आपकी मॉनसून साइकिल है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। तो इसकी वजह से अब इतनी कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं है यहाँ पे जो टी प्लांटेशन को सपोर्ट कर सके। कहते हैं वैसे ये ब्रह्मपुत्रा, अपर असम और चाचर वाले एरिया में कल्टीवेट किया जाता है, जहां पे आपको स्टेबल कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे स्लोप आपको 1500 से 2500 मीटर एमएम के आसपास, सॉरी, आपको रेनफॉल 1500 से 2500 एमएम के आसपास देखने को मिलती है। आपको स्लाइटली जेंटल स्लोप देखने को मिलता है। मोर ओवर आपको टेम्परेचर कंड्यूसिव 23 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलता है। सॉइल मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी काफी ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है जिससे यील्ड अच्छी रहती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके सीड्स की क्वालिटी इंफीरियर हो चुकी है, इससे यील्ड कम होती जा रही है एंड हीट एंड स्ट्रेस इसको और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो छोटा होता जा रहा है बिकॉज टेम्परेचर की वजह से एंड
जिस प्रीमियम एट्रीब्यूट्स के लिए असम की टी जानी जाती थी, वो क्वालिटी इससे अब खत्म होती जा रही है। कहते हैं कि भाई लीव्स भी अब इंफीरियर क्वालिटी की होती जा रही है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट व्हीट एंड राइस के ऊपर तो बहुत फोकस कर रही है, बट क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी यहाँ पर टी के केस में हम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं, एंड जो सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है मोस्टली इस एरिया में काफी वीक है, एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग भी बहुत लिमिटेड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको यहाँ पे जाननी है। अब बात करते हैं तेजस के क्रैश के बारे में, बट आई डोंट फील लाइक कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सिर्फ इसमें एक ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, दैट इज ये 4th जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिजिनसली बिल्ड किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा, एंड इसको इंडिजिनसली ही डिजाइन किया गया था। अब यहां पर एरोडायनेमिक्स और जी फोर्स के कारण ये एरोप्लेन आपका शायद हो सकता है क्रैश हो गया। अब जी फोर्स क्या होता है? जैसे आप एरोप्लेन रन कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो एकदम से जब आप बेंड लेते हैं तो एयर के प्रेशर के अंदर चेंज आते हैं, एंड इससे आपका एयर फ्रेम जो है एक लिमिट तक बेंड होता है। अगर वो लिमिट ब्रीच हो जाए तो कहीं ना कहीं इस पे एयरक्राफ्ट के ऊपर असर पड़ता है। मोर ओवर, जब बार बार आप एब्रप्ट ऐसे अपने पाथ को चेंज करते हैं तो इसमें जो पायलट होता है उसके भी कॉन्शियसनेस खोने के चांसेस होते हैं, जिससे उनके जो रिफ्लेक्सेस है स्लो हो जाते हैं, एंड माइट बी अ पॉसिबिलिटी ये वन ऑफ द रीजन है कि फ्लाइट कंट्रोल जो हो गया वो लूज हो गया, एंड इसकी वजह से क्रैश देखने को मिला। तो ह्यूमन फैक्टर्स जैसे पायलट के रिफ्लेक्सेस, उसकी अवेयरनेस एंड साइकोलॉजिकल टॉलरेंस। इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ह्यूमिडिटी, लो एल्टीट्यूड एंड इंटेंसिव जो स्ट्रेस लोड आपको देखने को मिला, माइट बी वो भी एक पॉसिबिलिटी है। एंड कहीं ना कहीं आज भी हम तेजस के अंदर रिफाइनमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसे और ज्यादा बेटर बना सके। बट यस, जी साइकिल्स जितनी ज्यादा हाई होंगी उतना ही ज्यादा स्ट्रक्चर वीक होता जाएगा, एंड इससे प्रोबेबिलिटी है कि पायलट्स की सेफ्टी भी ब्रीच हो। वैसे पायलट की सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट होती हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि इजेक्शन सिस्टम होता है, बट इजेक्शन सिस्टम तब आपका वर्क करेगा जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपका बहुत ज्यादा ना हो, आपके रिफ्लेक्सेस ठीक से काम कर रहे हो। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए बात करते हैं 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के बारे में। अब स्पेक्ट्रम की रेंज कहां से कहां तक है? 5,925 से लेके 7,125 मेगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज है, एंड ये 5G एंड 6G दोनों ऑपरेशनल के लिए लो लेटेंसी पे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। वैसे ये सपोर्ट करता है वाईफाई 6E एंड वाईफाई 7, तो यानी वाईफाई के भी अपग्रेडेड वर्जन्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो कहते हैं ये वाईफाई के साथ साथ लो कॉस्ट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, एंड ये नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई के लिए जाना जाएगा। अब कुछ कंपनीज हैं जो ये कह रही है कि भैया इसे फ्री में आप इस स्पेक्ट्रम को प्रोवाइड मत करो। अगर आप फ्री में यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लो बैंड जो लो बैंड है आपका बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं जो हाई बैंड है उसके अंदर लिमिटेड प्रोपोगेशन आपको देखने को मिलेगी, जिससे ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा। रूरल एरिया में कवरेज आपकी कम रहेगी, एंड लो आपको इंटरफेरेंस देखने को तो मिलेगी, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंडोर के अंदर कैपेबिलिटी आपकी उतनी ही मिनिमाइज हो जाएगी। तो कहते हैं कि भाई डी लाइसेंसिंग के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, मतलब लाइसेंस के लिए कोई फीस नहीं लेते, तो ओवर 50% जो ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक है आज की डेट में आपका वाईफाई से कैरी आउट होता है, और यहाँ पे हम वाईफाई को अगर प्रोवाइड करते हैं तो इससे हम इंटरनेट पेनिट्रेशन को और बेटर कर सकते हैं इंडिया के अंदर। इसमें आप पब्लिक वाईफाई या हॉटस्पॉट्स, कॉस्ट इफेक्टिव होम ब्रॉडबैंड, इनको प्रमोट कर सकते हो, इनको सपोर्ट कर सकते हो। तो इससे आपका जो अनलाइसेंस्ड आप बांटेंगे तो मल्टीपल जीबी पर सेकंड की स्पीड आप अपने इंटरनेट में प्रोवाइड कर पाओगे। अब यहां पे डिमांड इसकी क्यों है? क्योंकि वायरलेस एक्सेस दिन प्रतिदिन और ज्यादा आपको चाहिए। रिमोट वर्क, जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एचडी स्ट्रीमिंग, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? हाई स्पीड इंटरनेट। तो कहते हैं कि भाई जो हाउस के अंदर कैपेबिलिटी है, यानी आपके इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो आपको हाई कैपेसिटी की चाहिए, और जो ये 6G टेक्नोलॉजी है उस रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से फिट इन करता है। तो कहते हैं ये अच्छा चीज है कि अगर आप इसे डी लाइसेंस कर दें,
बट प्राइवेट सेक्टर कहता है कि भैया आप सर्विसेज अच्छी नहीं दे पाओगे, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। तो कहते हैं कि अब डी लाइसेंस अप्रोच यूएस ने, यूके ने, साउथ कोरिया ने और ब्राजील ने अपनाई थी। लाइसेंस और हाइब्रिड अप्रोच चाइना और यूरोप की कई कंट्रीज ने अपनाई है। तो हमें अपने अकॉर्डिंगली इस चीज को मैनेज करना होगा। 6G की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा कि इंडोर पेनिट्रेशन बहुत वीक है, वो एक प्रॉब्लम इसके साथ रहेगी। एडवांस मोबाइल नेटवर्क की आपको इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना पड़ेगा। एंड कई बार सैटेलाइट के साथ इसका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है बिकॉज ऑफ लाइक अपर जो 6G एरिया है, जो 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, उसमें डिस्ट्रप्शन के कारण। अब कहा जाता है कि भैया देखो, अगर आप हाइब्रिड मॉडल लेके आते हैं तो इसमें क्या करो, लोअर हाफ को अनलाइसेंस कर दो, अपर हाफ को आप लाइसेंस कर दो। इससे कहीं ना कहीं आपको और बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। टाइमली उसको एक्सेस करते रहो, असेस करते रहो, जिससे बेटर रिजल्ट आपको मिल पाए। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज की डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।